लोगों की एक दवाई घर में रखो, साफ सफाई बहुत जरूरी है। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अपने भागीदारी की, यानी हमारी और आपकी और सरकार की क्या इसमें भागीदारी रही है। तो सबसे पहले मैं सेजवलकर जी से पूछना चाहूंगी कि सब प्रथम कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो हम स्वयं से शुरू करते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता हो। जिस तरह हम अपने घर में रहते हैं ऐसा तो नहीं करते कि हम अपने ड्राइंग रूम का कचरा इकट्ठा करके दूसरे कमरे में रख देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। कचरा हम कहीं बाहर डिस्पोज करते हैं, तो वो डिस्पोजल जो है वो नगर निगम के जो कर्मचारी आए उनको दिया जाए, सड़क पर नहीं डाला जाए। इसलिए जागरूकता की ज़रूरत है। और सबसे पहला माननीय मोदी जी ने 3R का सिद्धांत बताया है, कचरे को कम करने के लिए भी और कचरे से निजात पाने के लिए। वो 3R हैं। पहला उसका है रिड्यूस, आप उपयोग कम कीजिए। रीयूज, उनका अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास कीजिए। और रिसाइकल, मतलब उसके बाद में जब वो किसी चीज़ के लिए काम का नहीं रहता उसको रिसाइकल करें। ये 3R का जो सिद्धांत माननीय मोदी ने बताया है, इस पर चलने से हम ये जो कचरे का जो एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है, इसको निस्तारण की, इसको कम करने की भी, उसको हम जरूर उसका मुकाबला कर पाएंगे। 3R मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से मंत्र है इस स्वच्छता के लिए भी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो ललिता जी से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे इसके बाद हमारे स्वयं से लेकर हमारे समाज की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कहीं सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, तो उसमें भी कई सारा हमारा जो वेस्टेज इकट्ठा होता है, तो क्या समाज की जवाबदारी है इसके लिए? जैसे सामाजिक कार्यक्रम में शादी ब्याह हो रहे हैं, जैसा ईसा जी बोली, तो उसमें क्या है, हजारों लोगों को हम लोग न्योता देते हैं, वो लोग आते हैं, जितना भोजन करना चाहिए उसे दुगना निकालते हैं, नतीजा वो हम प्लेटों में भर के छोड़ देते हैं। उसे खाना एक तो वेस्ट जाता है, दूसरे का हक्का निकल जाता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर एक तो खाना थाली में उतना लो जितना जरूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा गिर भी गया है, बच भी रहा है, तो उस भोजन को तरह तरह से, मतलब एक दो टब बनाएं, एक में बचा हुआ खाना यूज किया हुआ डाल दें, दूसरे में प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं, गिलासें हैं, उसको डाल दें, और सबको व्यवस्थित जगह ले जाके खाना जो है जानवरों को डाल दें। और वो है जो प्लास्टिक के यूज के बर्तन हैं, उनको अलग जगह ले जाके उसको अलग रख दें, नगर निगम की गाड़ी आए तो उसमें डाल दें। और अच्छा अगर जो भोजन बचा हुआ है उसको ले जाके गरीबों में बांट दें, आश्रमों में बांट दें, तो सबको अच्छा खाने को मिलेगा और सब खुश होंगे। इसमें जोड़ना चाहूँगा, बिल्कुल। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की जो मुख्य विशेषता है उसमें ये वाला बिंदु शामिल किया है, सामाजिक समारोह में उत्पन्न होने वाले कचरे को रोकने के लिए जीरो वेस्ट वेडिंग इवेंट्स को बढ़ावा देना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्वच्छता अभियान है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता हमें दिलवाई और गुलामी की जो बेड़ियां हैं उनसे हमें मुक्त कराया, लेकिन उनका एक सपना था कि वो हमारे भारत को स्वच्छ देखें, स्वस्थ देखें। तो मैं सेजवलकर जी से पूछना चाहूंगी, जो हमारी गवर्नमेंट है इस पे क्या कदम उठा रही, किस तरह के कार्य कर रही है? 2022 तक जब हम आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे, तब स्वच्छ भारत की कल्पना माननीय मोदी जी ने की है। और जितने भी इस दिशा में कार्यक्रम हुए हैं, जो मतलब योजनाएं बनी है, चाहे फिर वो टॉयलेट बनाने की बात हो, चाहे फिर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे सेप्टिक मैनेजमेंट की बात हो, इन सबको यही टारगेट रखा गया है कि 2022 तक हमें भारत को गंदगी से मुक्त बनाना है। और मेरा मानना है कि इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़े भी हैं। और जिस तरह से इन सब योजनाओं में लोगों ने भाग दिया है, लोगों ने सपोर्ट किया है, जिस तरह टॉयलेट्स बने, जिस तरह नगर निगमों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेप्टिक मैनेजमेंट की जो किए हैं, उसके लिए जो इंतजाम किए हैं, उससे बिल्कुल ये सुनिश्चित है कि 2022 तक आने वाले समय में इस देश को हम गंदगी से मुक्त बनाएंगे और स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत होगा। तभी मेरा मानना है कि जो हमारा उद्देश्य है हमारे भारत को फिर से एक बार विश्वगुरु बनाना, तो स्वच्छ भारत बनाए बिना ये संभव नहीं होगा। इसलिए इसके लिए जितना भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में हमें मुक्त करना है, स्वच्छ गंदगी से भारत को हमें मुक्त करना है और इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 5 साल में 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने और जब ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा है पहले 2014 में इसका 40% से कम था और अब बढ़कर ये 100% से भी बढ़कर हो रहा है। तो मैं ललिता जी से जानना चाहूंगी, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? उषा जी, एक बार मैं आपको फिर कहना चाहूंगी कि आपका ये जो कार्यक्रम है ये गांव-गांव जाएगा, शहर-शहर जाएगा, सभी जगह जाएगा। इसलिए मैं जो भी बोलूंगी गांव के हिसाब से बोलूंगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल घर में भी होमवर्क करना होता है और याद करना होता है। सरकार हमारे लिए कर रही है, माननीय मोदी जी आज 15 साल से प्रयासरत हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, टॉयलेट बनवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हमारा नगर निगम कर रहा है। बगल में आपने देखा होगा भूटान है, हमारे स्वच्छता में नंबर 1 पे है, हमारे बिल्कुल बगल में है, लेकिन क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। हम आज भी समाज से कहते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम को जो लोग भी सुन रहे हैं वो स्वयं स्वच्छता का सहयोग करें और योगदान दें। अपने हाथों से गंदगी ना फैलाएं तो सरकार फैलाने नहीं जाएगी। बिल्कुल, इस मिशन से सबसे ज्यादा गरीब लोगों और महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। तो सेजवलकर जी से मैं जानना चाहूंगी कि इसके तहत एक उज्ज्वला योजना भी चलाई गई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि घर घर चूल्हा? देखिए, उज्ज्वला योजना में माननीय मोदी जी ने मुफ्त में सिलेंडर देने का काम किया। उज्ज्वला 2 भी प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो महिलाएं धुएं वाले चूल्हों पर या लकड़ी पर या कोयलों पर रोटी बनाया करती थी, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा था। धुएं के कारण उनकी आंखों को भी नुकसान हुआ करता था, उनको सांस की कोई दिक्कतें भी होने के चांसेस बहुत थे। इस सब से उनको मुक्ति दिलाने के लिए जो गैस सिलेंडर आज एक बार, या जो गैस का चूल्हा जो बड़े बड़े घरों में या जो अच्छे लोग हैं या जो साधन संपन्न लोग हैं उनका एक साधन माना जाता था, उसको माननीय मोदी जी ने एक गरीब के किचन तक पहुंचाया और उसका परिणाम उनके स्वास्थ्य में सुधार में हुआ है। और आज ऐसे कई हजारों लाखों ऐसी महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी हैं, जिनको इससे निजात मिली है और एक स्वस्थ जीवन की ओर और एक स्वस्थ जीवन जीने का उनको अधिकार माननीय मोदी जी ने दिया है। ये वास्तव में महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम माननीय मोदी जी ने उठाया और हम सब उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और अब तो उज्ज्वला 2 भी प्रारंभ हो रहा है। अभी जो पहले चरण में जहाँ पर जिन तक गैस सिलेंडर नहीं पहुँच पाया था उन तक अब दूसरे चरण में पहुँचेगा। और मेरा ये मानना है कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन किसी भी महिला को, किसी भी हमारी माँ को, बहन को धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी नहीं हो। प्रत्येक के घर में सिलेंडर होगा, वो स्वस्थ रहेंगी और आने वाले समय में इस समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करती रहेंगी। बहुत ही उत्तम बात कही कि वाकई में कि इससे रहित स्वास्थ्य संबंधी विकार और वायु प्रदूषण और वनों की जो कटाई है, इससे मदद मिलेगी। और अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी ललिता जी से कि जैसे कि 5 करोड़ परिवारों को ईंधन दिया गया, तो इसका एक नारा भी था कि स्वस्थ ईंधन बेहतर जीवन, तो क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? इसके लिए कहेंगे बहुत ही अच्छी योजना दी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और बहुत अच्छी तरह से चलाया। हमारे समाज के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको चलाया भी है। और आज मैं बहुत महिलाओं से मिली हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिन भर मजदूरी करके आती हैं तो आराम से रोटी बनाती हैं, खाती हैं, जो अब उनको लकड़ी का धुआं नहीं झेलना पड़ता है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चाय पानी के लिए बैठी रहती थी, चूल्हा नहीं जला पाती थी, वो चाय बना लेती हैं। वो बच्चे हैं आते हैं तो उनको कुछ खिला देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्री चूल्हे और व्यवस्थाएं दी गई हैं मजदूर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। और आज आधे से अधिक जनता जो मतलब मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बहुत ही अच्छी बात। श्रीकांत जी से मैं इस पर आपका मत जानना चाहूँगी। जो स्वच्छ गैस मिली है, इससे ईंधन स्वच्छ मिला है, इससे महिलाओं को बीमारियां जरूर कम होंगी और महिलाओं का जो काम करने का समय बचेगा। जो उनका खाना बनाने में टाइम लगता था 1 घंटा, वो शायद अब आधा घंटे में खाना बना लेती होंगी। महिलाओं को इस मामले में बहुत सुविधा हो गई है इस योजना से।
बिल्कुल। सेजवलकर जी से मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि वेस्टेज वाटर, पीने का जो पानी है, और वेस्टेज वाटर अमृत योजनाओं के तहत ये प्रबंध किया जा रहा है और किया भी गया है कई जगह, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा कि कचरे का प्रबंधन जरूरी है, वैसे वेस्ट वाटर का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। जो विशेषकर हमारे सीवेज सिस्टम से जो गंदा पानी निकलता है, उसको अगर हम उसी तरह से उसको डिस्पोज करते हैं तो वो हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। कई बार ये भी देखने में आता है कि नालों में उसको बहा दिया जाता है और उसी नाले के पानी से कई बार सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, तो एक बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य के लिए खतरा और प्रदूषण के लिए खतरा भी वो सब है। इसलिए अब ये किया जा रहा है कि ये जो पानी है, जो सीवेज का वाटर है, इसको ट्रीटमेंट किया जाए और ट्रीट करके जो पानी निकलेगा वो पानी पूरी तरह कृषि के लिए योग्य होता है और किसी भी तरह की उसके अंदर गंदगी उसमें अंदर नहीं होती है। इस तरह के, अगर ग्वालियर के बारे में बात करूं तो इस तरह के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ग्वालियर में लगे हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। पहले आपने कभी सुना होगा कि इसी गंदे पानी से जो खेती वगैरह होती थी, सब्जी उगाई जाती थी, उसका जो स्वास्थ्य का खतरा जो लोगों पर मंडराया करता था, अब ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो जाने के कारण जो भी पानी बाहर निकलेगा वो कृषि के योग्य होगा। आगे आने वाले समय में तो इसका भी विचार किया जा सकता है कि इस पानी को पीने के योग्य भी बनाया जाए। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें इसका विचार करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे अनेकों देश हैं जहाँ पर कि ये सीवेज वाटर जो है, इसको साफ करके पीने के पानी के लिए उपयोग में भी लाया जाता है। तो कुल मिलाकर के पानी ऐसी चीज़ है कि जो वास्तव में बनाई नहीं जा सकती। पानी जो हमारे पास सीमित है, उसका हमको सीमित उपयोग करके और वेस्टेज कम करके ही मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो पानी की समस्या होगी उससे निपटा जा सकता है। इसलिए किसी भी तरह का वेस्टेज, और खासकर जो सीवेज में जो इतना पानी का उपयोग होता है, उसको दोबारा रिसाइकल, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, तो रिसाइकल करने की बहुत ज़रूरत है और कई स्थानों पर काम प्रारंभ भी हो चुका है। मेरा मानना है कि यही एकमात्र उपाय है इसका। बहुत ही उत्तम बात। इसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा, इसी में शासन द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो सर्वेक्षण करवाया जाता है, वो सर्वेक्षण में वाटर प्लस शामिल किया गया है शहर को। जो शहर वाटर प्लस बने, वाटर का जितना गंदा पानी निकालेगा उतना का उतना, उसमें से 85% अगर रीयूज करता है वो पानी, तो वो शहर को वाटर प्लस अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा अभी इंदौर को मिला हुआ, ग्वालियर ने क्वालिफाई कर नहीं पाया दुर्भाग्य से, किसी जरा सी गलती के कारण से हम लोग छूट गए, परंतु ग्वालियर उसको फुलफिल करता है। हमारे यहाँ का जितना पानी निकलता है उतना का उतना हम रीयूज करते हैं। ये वाटर प्लस कैटेगरी शामिल की गई है। ODF प्लस प्लस तो सभी को होना कंपलसरी है, परंतु वाटर प्लस में अपन इंदौर के बाद केवल ग्वालियर ही ऐसा शहर है जो वाटर प्लस क्वालिफाई कर सकता है। बहुत ही उत्तम बात कही श्रीकांत जी आपने। मैं बता दूं, स्वच्छ भारत अभियान ने एक आंदोलन का रूप लिया और हाल ही में हमें ये सारे बदलाव हमारे समाज में, हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही की बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में न्यूयॉर्क में 24 सितंबर को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोल कीपर्स के अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही सराहनीय बात है। तो अंत में एक प्रश्न और सेजवलकर जी से मैं करना चाहूंगी कि जैसे कि 2 अक्टूबर 2014 को ये अभियान चालू हुआ था और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, तो कितना हम सफल हुए हैं और कितना काम अभी बाकी है? छोटे से देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मुख्य रूप से जो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है जी। इसके पहले हो सकता है कि स्वच्छता पर इतना जोर किसी ने नहीं दिया हो, जब मोदी जी ने इस बात को उठाया तो कई बार उनकी